साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी कोई लौटा दो मेरे लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आइए अब कहानी सुनते हैं। पारुल के बेटी हुई है। पापा जी ने किचन में आकर सूचना दी। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छे से निपट गया। मम्मी जी ने आटा सने हाथों से प्रणाम करते हुए कहा, एक बेटा एक बेटी, चलो कोटा पूरा हो गया, अब फुर्सत। मम्मी, गुड़िया का नाम मैं रखूंगी, काजल ने मचलते हुए कहा। पिछली बार उन लोगों ने अपनी मनमर्जी कर ली, हमें चांस ही नहीं दिया। देखो बेटा, उनकी बिटिया है, वे जो चाहे करे। वैसे तुमसे पूछे तो तुम जरूर बताना। वैसे नामकरण का अधिकार बुआ का ही होता है। हमें पता नहीं यह मौका कब मिलेगा, काजल ने मुंह फुलाकर मेरी ओर देखते हुए कहा। मम्मी जी एकदम उखड़ गई। चुप कर, समझती बुझती कुछ है नहीं, बेकार की बातें लेकर बैठ जाती है। यह नहीं होता कि खाने का वक्त हो रहा है तो प्लेट ही लगा दे। काजल ने लगभग मेरे हाथ से प्लेट छीन ही ली और बाहर चली गई। उसके चलने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि वह गुस्सा हो गई है। अब देर तक मुंह फुलाए बैठी रहेगी। मम्मी जी उसे मनाती रहेगी, खाने का कचरा हो जाएगा। मम्मी जी सचमुच उसे मनाने पहुंच गई थी। चल जल्दी से खाना खा ले, फिर हम नर्सिंग होम चलते हैं। तू ना अपने जीजा जी को पहले से ही जता देना, फिर वो सब संभाल लेंगे। मैंने सोचा बुआ ना बन पाने का काजल को दुख है, मामा बनने की मेरे भैया को बेसब्री है, नानी ना बन पाने के कारण मेरी माँ चिंता में घुली जा रही है। जब जाती हूँ तब डॉक्टरों के यहाँ, पंडितों के यहाँ चलने का आग्रह करती है। पर मम्मी जी को, मेरी सास को कुछ नहीं सलाता। क्या उन्हें दादी बनने की लालसा नहीं है, या ये सब कुछ उनकी मिलीभगत से हो रहा है? रात के 9 बज रहे थे, फिर भी सब लोग पारुल की बेटी को देखने के लिए चले गए कि प्राइवेट अस्पताल के समय की पाबंदी नहीं होती। सारथी बनकर इनके साथ तो जाना ही था, पर थकान का बहाना कर मैं नहीं गई। ऊपर के कमरे में जाकर लेट गई। कोई 10:30 बजे के बाद ये लोग लौटे। कपड़े बदलते हुए ये गुड़िया की, नर्सिंग होम की व्यवस्था की, पारुल की सास की तारीफ करते रहे। मैं चुपचाप लेटी रही, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बत्ती बुझाकर ये जब लेटने को हुए तब मैंने एकाएक कहा, पारुल की शादी हमसे 2 साल बाद हुई है और वह 2 बच्चों की माँ बन गई है। ये एकदम चौंके। उनके लिए मेरा यह जुमला एकदम अप्रत्याशित था। अपना बचाव सा करते हुए बोले, उसके पास काम धाम कुछ नहीं है, बैठे बैठे बस बच्चे पैदा कर रही है। और हमारे पास काम ही काम है, इसलिए बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो? कोई सुनेगा तो सोचेगा तुम्हें पारुल से ईर्ष्या हो रही है। क्या मुझे उतना सा भी हक नहीं है? कम ऑन यार, डोंट बी absurd। हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। हम लोगों ने नहीं, आपने, या शायद आपके घर वालों ने भी। पहले मकान की किस्तें चुकाने की बात थी, फिर पारुल की शादी का लोन आ गया, और अब शायद काजल की शादी की प्लानिंग होगी। मुझे बताइए, हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे? क्यों? हम लोग अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, एक बच्चा ही तो नहीं है, बाकी क्या दुख है तुम्हें? वाह, क्या जिंदगी है। इस कमरे में सिमट कर रह गई हूं मैं। इसके बाहर मेरी कोई दुनिया ही नहीं है। रसोई में तुम्हारी माँ का एकाधिकार है। अपनी पसंद की चाय भी बनाने जाती हूँ तो वहां जैसे भूचाल आ जाता है। ड्राइंग रूम पर पापा जी का कब्जा है। किसी को घर बुलाते भी है तो कहाँ बिठाए समझ में नहीं आता, और जब किसी को बुला नहीं सकते तो किसी के घर जाते भी नहीं हैं, संकोच होता है। हम लोग पिक्चर नहीं जा सकते क्योंकि घर में कुंवारी बहन है, उन्हें हर पिक्चर में साथ लेके नहीं जा सकते, और अकेले जाना तो महापाप होगा। मैं अपने लिए एक रुमाल तक नहीं खरीद सकती। घर में बराबरी की ननंद है, जो कुछ भी खरीदना है सबके लिए खरीदना होगा। हम कहीं घूमने नहीं जा सकते क्योंकि घर का बजट बिगड़ जाता है। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर,
बस यही जिंदगी रह गई है। कसम से बोर हो गई हूं मैं। कम से कम एक बच्चा ही दे दो, कुछ तो मोनोटनी टूटेगी। ये तुम्हें क्या हो गया है आज? यू आर मेकिंग मी फील गिल्टी। रियली? यह एक ही शब्द मैंने कुछ इस अंदाज में कहा कि वे तिलमिला गए, एकदम उठकर बैठ गए और निर्णायक स्वर में बोले, तुम मेरा मजाक बना रही हो ना? ठीक है, तो कान खोलकर सुन लो। काजल की शादी होने तक इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। ओके, नाउ गुड नाइट। गुड नाइट कहकर उन्होंने तो करवट बदल ली, पर मैं सो नहीं सकी। मेरे लिए वह बड़ी ही बैड नाइट थी। पारुल के यहाँ बेटी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बकायदा कार्ड वगैरह बांटे गए। हम लोग भी ढेरों सामान के साथ वहां पहुंचे थे। रास्ते भर मम्मी पापा जी पारुल के सास ससुर का गुणगान करते रहे। कितने सुलझे हुए लोग हैं। बेटी का जन्मोत्सव भी उसी शान के साथ मना रहे हैं। काजल खुश थी कि जीजा जी ने उसका अनुरोध मान लिया। गुड़िया के नामकरण का जिम्मा उसे सौंप दिया। मैं पूरे रास्ते चुप थी, पर किसी ने मेरी चुप्पी को लक्ष्य नहीं किया। इस घर में मुझे इतनी ही अहमियत दी जाती है। कभी कभी लगता है ये लोग मेरा अस्तित्व ही भूल गए हैं। उनके लिए तो मैं बस एक चलता फिरता एटीएम हूँ। पारुल का घर आंगन मेहमानों से भरा हुआ था। डीजे भी बज रहा था और ढोलक भी। सजी धजी पारुल गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। मैंने गुड़िया को गोद से लेना चाहा तो किसी ने बीच में ही उसे लपक लिया। गुड़िया रानी, हमारे पास भी तो आओ। मैंने देखा वो पारुल की चाची सास थी। दोनों भाइयों के घर अगल बगल एक ही कंपाउंड में बने हुए हैं। रोज का आना जाना था और ये ऐसे जता रही थी जैसे बच्ची को पहली बार गोद में ले रही हो। इस बात का मर्म तुरंत मुझे समझ में आ गया। मन एकदम खट्टा हो गया। उसके बाद मैं एक जगह जाकर जो बैठ गई तो उठी ही नहीं, पर वहां भी किसी ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। तरह तरह के वाक्य मेरे कानों से टकराते रहे। कार्तिक, मामी से कहो हमारे साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई जल्दी से ले आए। अनु, तुम कब मिठाई खिला रही हो भाई? देखो, पारुल पीछे से आकर आगे निकल गई। समधिन, अब आपके यहाँ भी बधावा बजना चाहिए। कब से इंतजार कर रहे हैं। पारुल की सास ने तो मम्मी जी को एकदम घेर ही लिया। बहन जी, अब अनु को सीरियस इस बारे में सोचने को कहिए। 5 साल बहुत होते हैं। अरे भाई, हमने तो कई बार कहा है कि हमारे हाथ पैर जब तक चल रहे हैं तब तक एक दो जितने करने हैं कर लो। एक दो से ज्यादा तो वैसे भी आजकल कोई करता नहीं है, पर हमारी कोई सुने तब ना। आप तो जानते हैं बच्चे होते हैं तो आजादी में थोड़ी खलल पड़ जाती है। इतनी देर से लोग मुझे टोक रहे थे, कोच रहे थे। मन एकदम लहूलुहान हो गया था, पर मम्मी जी की बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग ही लग गई थी। इतना झूठ भी कोई बोल सकता है? चलते समय मैंने पारुल की सास के पैर छुए तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। बोली, बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान के राज में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, नहीं तो वे नाराज हो जाते हैं। वैसे भी हर चीज समय से हो तो अच्छी लगती है। बहुत देर करोगी तो समस्या हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि जब हम चाहेंगे बच्चा हो ही जाएगा। तो मेरी बात पर गौर करोगी, समझी? मैंने विनम्रता की मूर्ति बनकर कहा, चाची जी, मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कह रही है मेरे भले के लिए कह रही हैं, पर क्या करूं, मजबूरी है। फिलहाल हमारे यहाँ बैन लगा हुआ है। कैसा बैन? काजल की शादी तक घर में बच्चा नहीं आएगा। क्या बात करती हो? सच कह रही हूँ। मेरी शादी के समय एक 5 वर्षीय योजना थी। पहले मकान की किस्तें चुकाई जाएगी, फिर पारुल की शादी का लोन पटाया जाएगा। अब यह योजना 2 साल आगे सरक गई है, क्योंकि काजल की भी शादी करनी है। तो फिलहाल बच्चे के लिए ना समय है ना बजट। क्षण भर को उपस्थितों में जैसे सन्नाटा छा गया। पारुल मुंह में आंचल ठूसकर रुलाई रोकते हुए उठकर चली गई। मेरा पूरा परिवार सत्ते में था। मम्मी जी पापा जी के चेहरे पर जैसे राख पुत गई थी। पापा जी गुस्से से थर थर कांप रहे थे।
समधी आने का लिहाज करके ही चुप थे, वरना गदर मचा देते। मुझे लगा था लौटते हुए ही गाड़ी में बमबारी शुरू हो जाएगी, पर वैसा नहीं हुआ। सब चुप थे। घर पहुंचकर महाभारत होना निश्चिंत था, इसलिए मैंने सीधे अपने कमरे का रुख किया। कपड़े बदलकर बिस्तर में दुबक गई। ये कमरे में आए तब एकदम भरे हुए थे। नीचे काफी फायरिंग झेलकर आए थे। अब सब कुछ मुझ पर खाली करना चाह रहे थे। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती थी? हर बात का जवाब देना क्या जरूरी था? 2 मिनट? मैं पूरे 2 घंटे वहां चुपचाप बैठी लोगों की उल झुलुल बातें सुनती रही थी, ताने झेल रही थी, पर मैंने किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया। पर जब मम्मी जी ने खुद मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिए तो मुझे तो अपना बचाव करना ही था ना। ऐसा क्या कह दिया मम्मी ने? आपने सुना नहीं था? वे बोल रही थी, हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब एक आधा बच्चा हो जाने दो, पर वो तैयार नहीं होती। बच्चे से आजादी में खलल हो जाता है। बस ये हिपोक्रेसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हिपोक्रेसी? तुमने मेरी माँ को हिपोक्रेट कहा? तुम्हारी ये मजाल। और उनका हाथ एकदम उठ गया। पता नहीं कैसे मैंने इस प्रतिक्रिया को भाप लिया था, इसलिए मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने उनका हाथ हवा में ही थाम लिया। अपनी दोनों मुट्ठियों में मैंने उनकी कलाई कसकर पकड़ ली और कसैले स्वर में कहा, बस इतनी ही मर्दानगी शेष रह गई है। बीवी की कमाई खाने वाले को इतना ताव शोभा नहीं देता। उनकी आंखें गुस्से से फट पड़ने को हुई। दांत पीसकर बोले, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बाय ऑल मीन्स, मैंने शांति से कहा। अगर कुछ बाकी बचा हो तो खुशी से पी लेना। वैसे 5 सालों में आप लोगों ने मुझे पूरा ही निचोड़ लिया है। उनके तेवर एकाएक ढीला पड़ गए। आवेश ठंडा पड़ गया। गुर्राकर बोले, अपनी नौकरी पर बहुत नाज है ना तुम्हें? कल से घर बैठो। तुम्हारे इस घर में आने से पहले भी हम लोग जी रहे थे, आगे भी जी लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक झटके से उनका हाथ छोड़कर आराम कुर्सी में जाकर धंस गई। उनका तो पता नहीं, पर मैंने पूरी रात आंखों में ही काट दी, उसी आराम कुर्सी पर। रात क्या थी? काली रात्रि थी। किसी तरह कट ही नहीं रही थी। आधी रात के बाद धीरे से उठकर मैंने अपना एयरबैग निकाला। उसमें जरूरी कपड़े और पैसे रखे और सुबह की प्रतीक्षा करती रही। सुबह जैसे ही नीचे का गेट खड़का, मैं समझ गई कि मम्मी पापा जी घूमने निकल गए हैं। मैं धीरे से नीचे उतरी। गेट खोलकर सड़क पर आ गई। कॉर्नर पर एक रिक्शा मिला। उस पर बैठकर सीधा स्टेशन की राह ली। रास्ते भर मेरा फोन रुक रुक कर बजता रहा। मैं फौरन काट देती थी। थोड़ी देर बाद फिर बज उठता। उकता कर मैंने फिर स्विच ऑफ ही कर दिया और सो गई। अरसे बाद जनरल बोगी में सफर कर रही थी, पर रात भर की जगी हुई थी, इसलिए बैठे बैठे भी खूब अच्छे से नींद आ गई। उठी तो खूब फ्रेश लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मुझे देखकर सब चौंक पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा आगमन शायद अपेक्षित था। पापा छूटते ही बोले, तुम घर से कहकर नहीं चली थी क्या? क्यों? सुबोध का 2-3 बार फोन आ चुका है, बहुत वरीड लग रहा था। पापा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि फोन की घंटी फिर बजी। शायद उसी का होगा, पापा बोले और उन्होंने फोन उठा लिया। हाँ हाँ, आ गई है, बस अभी अभी घर में घुसी है। फिर उन्होंने मुझसे इशारे में पूछा, बात करोगी? तो मैंने मना कर दिया। वह अभी बहुत थकी हुई है, थोड़ी देर बाद तुमसे बात कर लेगी, पापा ने कहा और फोन रख दिया। तब तक माँ चाय ले आई थी। चाय पीकर मैं माँ के कमरे में ही जाकर लेट गई। ऐसी नींद लगी कि खाने के लिए भी माँ को जगाना पड़ा। खाने की टेबल पर सभी मौजूद थे। भैया भाभी भी काम से लौट आए थे, पर मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। शायद माँ ने ताकीद कर दी होगी। सबने वातावरण को सहज बनाने की भरपूर कोशिश की। मुझे नॉर्मल होने में 2 दिन लगे। फिर एक दिन दोपहर में एकांत पाकर मैंने माँ को सारी बात बताई। इनके हाथ उठाने की बात मैं फिर भी छिपा गई। कह देती तो शायद अपनी ही नजरों में गिर जाती। फिर एक दिन पापा ने मुझे पास बिठाकर कहा, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब बताओ।
आगे क्या इरादा है? अभी कुछ सोचा नहीं है पापा, पर एक बात तय है, मैं वहां लौट कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी नौकरी ट्रांसफर करवा लूंगी, नहीं हुआ तो दूसरी ढूंढ लूंगी। इस बीच इनके फोन आते रहे। एक बार मैंने ही उठा लिया था। बोले, आना चाहता हूँ। मैंने कह दिया, अपमान सहन करने की क्षमता हो तो आने का मन बनाना। उस दिन के बाद फिर उन्होंने फोन करना बंद कर दिया। इस विचित्र परिस्थिति में, अजीब सी मनस्थिति में दिन गुजर रहे थे। अड़ोसी पड़ोसियों को, नाते रिश्तेदारों को भनक पड़ गई थी, खुसुर फुसुर होने लगी थी। मुझसे किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, पर मैं जानती थी घर वालों को रोज ही इस अप्रिय विषय से दो चार होना पड़ता होगा। एक दिन रात के खाने के बाद हॉल में माँ पापा, भैया भाभी सबने मुझे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। पापा बोले, बेटा, हम नहीं जानते कि तुम दोनों के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ है। हम तो उतना ही जानते हैं जितना तुमने अपनी माँ को बताया है। पर अब मुझे यह बताओ कि जो कुछ भी हुआ, क्या वह इतना गंभीर है कि उसके लिए तुम अपना घर, अपनी शादी, अपना भविष्य दांव पर लगा दो? माँ पापा को कैसे बताती कि उस दिन पल भर को ही सही, मैंने उन आंखों में प्रतिहिंसा की जो लपट देखी थी, उसे मेरे भीतर जो कुछ कोमल था, मधुर था, प्रिय था, सब जलकर राख हो गया। अब उस राख को कुरेदने का मेरा मन नहीं है। पापा, मैंने कांपते स्वर में कहा, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने लिए। शट अप! भैया एकदम गरजे, फालतू बात मत करो। पापा जो कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मैं अपनी बात बता चुकी हूँ पहले ही। तो अब हमें इस स्थिति का, समस्या का वैधानिक निराकरण करना होगा, ताकि यह अनिश्चित की स्थिति समाप्त हो जाए। तुम दोनों बंधन मुक्त होकर अपनी अपनी राह चलने को स्वतंत्र हो जाओ। यही श्रेयस्कर है। इसके लिए आपसी समझौता एक अच्छा विकल्प है। इससे पैसे भी बचेंगे और समय भी। माँ ने बहुत चाहा था कि हम दोनों एक बार साथ बैठकर शांति से बात कर ले, तो कोई हल निकल आएगा, पर मैंने साफ मना कर दिया। माँ को बहुत बुरा भी लगा था। वे सहज, क्षमाशील वृत्ति वाली महिला है। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनकी बेटी में ये अक्खड़पन, ये हठ धर्मिता कहाँ से आ गई। इस बीच मेरी दोनों नंदों के भी दो चार फोन आ गए। मैंने उन्हें बताया कि जो कुछ भी हुआ अचानक नहीं हुआ। शायद बहुत दिनों से मन में कुछ धधक रहा था। अरसे से हम दोनों के बीच तनाव व्याप्त था। ब्रेकिंग पॉइंट तो आना ही था। वैसे मैंने उन्हें आश्वासित किया कि ननंद भाभी का रिश्ता चाहे ना रहे, हम लोगों के बीच स्नेह बना रहेगा। ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है। मैंने सोचा था आपसी समझौता मतलब तुरंत फुरंत कार्रवाई होगी, पर सारी प्रक्रिया बड़ी लंबी, उबाऊ और जानलेवा थी। कहने को मामला आउट ऑफ कोर्ट था, पर वहाँ भी वकील थे, पुलिस थी, गवाही भी थी, सबकी पेशी भी हुई, सबके बयान भी हुए। ससुराल का पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। हम लोग एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहे, पर कोई बात नहीं हुई। मेरा मन हो रहा था मम्मी पापा जी को प्रणाम कर ले, पर डर लगा अगर उन लोगों ने पैर पीछे कर लिए तो इतने लोगों के सामने मेरी किरकिरी हो जाएगी। वैसे भी वे लोग अब मुझे आशीर्वाद देने से तो रहे। इन्हें पूरे 10 महीने बाद देखा था। काफी दुबले और बुझे बुझे से लगे। हम लोग पूरे वक्त एक दूसरे से आंखें चुराते रहे, सिर्फ जरूरत भर बात की। तिरस्कार या उपेक्षा जो भी हो, दोनों तरफ समान ही थी। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं थी, इसलिए ज्यादा खींचातानी नहीं हुई। सेटलमेंट आसानी से हो गया। पापा ने कहा, बिटिया आवेश में घर से खाली हाथ निकल आई है, उसका सारा सामान वहीं छूट गया है, उसके लिए आदेश दिया जाए। तुरंत आदेश मिल गया। वहां से निकलते हुए पापा ने पूछा, अपना सामान लेने अभी चलना है या? पापा प्लीज, मैंने कांपते स्वर में कहा, तो पापा समझ गए। अच्छा, अभी रहने देते हैं, कल का पूरा दिन अपने पास है, कल देखते हैं। सुबह भैया मेरे कमरे में आए, बोले, तैयार हो जाओ। मैंने कहा, भैया
मैं वहां नहीं आऊंगी। मैंने यह लिस्ट बनाकर रख दी है, ले आइए। दे दे तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। भैया ने लिस्ट देखी, काफी लंबी थी। मेरा लैपटॉप, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स, 2 पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मेरी कुछ पेंटिंग्स, किताबों का कलेक्शन। बस? भैया बोले। और कुछ नहीं? कपड़े जेवर वगैरह? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे होटल के कमरे में छोड़कर भैया और पापा चले गए। काफी देर बाद लौटे। मुझे तो चिंता होने लगी थी। भैया का स्वभाव जानती हूं ना, कहीं भिड़ तो नहीं गए दोनों। लौटकर भैया ने बताया, तुम्हारी सारी चीजें अलमारी में रख दी गई थी। सुबोध ने मुझे चाबी दे दी थी, घर जाकर अलमारी खंगाल लेना। आप क्या अलमारी उठा लाए हैं? हाँ, और लॉकर से तुम्हारे जेवर भी मंगवा लिए थे। देख लो, सब है तो। होंगी ही, कहाँ जाएंगी। मुझे उन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं है। तुम्हारी शादी में दोनों के लिए चांदी की 2 थालियां दी गई थी, याद है? हर थाली के साथ 5-5 कटोरियां और एक एक ग्लास था। तो शादी के बाद कभी यूज किया था? नहीं, मौका ही नहीं आया। एक सेट पारुल की शादी में दूल्हे राजा को भेंट कर दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं था ना? मैं जानता था। सुनकर मुझे तो आग लग गई। मैंने कहा, मुझे पारुल के घर ले चलिए, मैं अपना सामान ले आऊंगा। फिर तुम्हारे ससुर जी एकदम गिड़गिड़ाने लगे। मेरे ससुर जी गिड़गिड़ाने लगे? आश्चर्य से बोला। ऐसा गजब मत कीजिए। उन लोगों तक यह बात नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। बिटिया जिंदगी भर सर नहीं उठा सकेगी। हम आपको इसी वजन का सेट बनवा कर दे देंगे या इसकी कीमत दे देंगे। फिर क्या? बिटिया का नाम सुनते ही पिताश्री पिघल गए। बोले, मैं किसी बेटी का दुख नहीं देख सकता। यह सेट भी आप रख लीजिए। काजल की शादी में हमारी ओर से दूल्हे को नजर कर दीजिए। ग्रेट पापा, मैंने मन ही मन कहा। फिर तो मुझे ऐसा ताव आया कि मैंने सारा सामान समेट लिया, सिर्फ पलंग और डाइनिंग टेबल छोड़ दिया। घर में जगह कहाँ है, भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा। तभी पापा कमरे में आए और बोले, अजय, ये टीवी ट्रक में ठीक है या अपने साथ ले चलें? मैंने खूब अच्छे से पैक करवा दिया है पापा, डोंट वरी। आप लोग टीवी भी ले आए हैं? मैंने पूछा। तुम्हारी चीज है तो लाएंगे ही ना। मेरी चीज थी, पर मैंने एक बार भी उस टीवी पर कोई कार्यक्रम नहीं देखा। मेरी शादी से पहले ड्राइंग रूम में एक छोटा सा टीवी रखा रहता था। नए टीवी के आते ही छोटा टीवी हमारे कमरे में आ गया, बड़ा ड्राइंग रूम की दीवार पर सज गया। श्रीमान जी बोले, अपने कमरे के हिसाब से यह छोटा टीवी ही सही है। उसी टीवी के बिना ड्राइंग रूम की वह दीवार अब कितनी सूनी लग रही होगी। छोटा वाला शायद फिर नीचे आ गया होगा। चलो बेटा, ट्रक को रवाना कर दें, फिर अपनी तैयारी करते हैं, पापा ने कहा। आप लोग ट्रक लेकर आए हैं? तो इतना सामान क्या कंधे पर टांग ले आते? जरा खिड़की से झांक कर देखो कितना सामान है। मैंने देखा, होटल के गेट के पास एक मिनी ट्रक खड़ा था। उसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारी, सोफा सेट और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। इतना सब सामान निकल जाने के बाद घर तो एकदम वीरान लग रहा होगा, मेरे दिल की तरह। और इतना सब सामान पापा रखेंगे कहाँ? एक कोने में फालतू पड़ा रहेगा, मेरी तरह। अच्छा बेटा, तुम अब अपनी तैयारी करो, हम ट्रक रवाना करके आते हैं। पापा पापा एकदम रुक गए, पीछे मुड़कर बोले, कहो बेटा। क्या? मुझे लगा तुमने आवाज दी। नहीं तो। साफ झूठ बोल गई मैं। मुझे भ्रम हुआ होगा। अच्छा, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। होटल में 10 तरह के लोग घूमते हैं। पापा चले गए तो मैंने दरवाजे को ठीक से बंद कर लिया। बंद दरवाजे पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई मैं। पापा, मैंने कहा, ससुराल जाते समय मेरे साथ और भी तो सामान था। मेरे सतरंगी सपने, मेरी सुनहरी आशाएं, ढेर सारी सलोनी उमंगे और सहज सरल विश्वास। मेरा यह सामान कब लौटेगा? कौन लौटाएगा? आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी
कोई लौटा दो मेरे। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।